गेहूं के अंदर सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो खरपतवार की आती है। खरपतवार गेहूं के अंदर कई तरह के होते हैं, चौड़ी पत्ती के भी होते हैं, पतली पत्ती के भी होते हैं। मैं सबसे पहले मोनोकॉट और डाइकॉट, ये जो दो तरह के खरपतवार होते हैं, इसके बारे में हल्का सा एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि कैसे मैं समझूंगा ये मोनोकॉट है, कैसे मैं समझूंगा ये डाइकॉट है। अब मैं दो पत्ते ले रहा हूं, दो पत्ते लेके मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक पत्ता मेरे पास ये है, ये पत्ता को अगर देखेंगे तो इसके अंदर मेरे को जाल जैसे वेनेशन दिखाई दे रहा है। मैं एक दूसरा पत्ता ले रहा हूं और ये पत्ता मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पे देखिए पैरेलल वेनेशन दिखाई दे रहा है, लंबा लंबा सिर दिखाई दे रहा है। साथियों अगर पत्ते के अंदर हमें जाली जैसे दिखाई दे रहा है तो ये डाइकॉट है, और पत्ते के अंदर अगर पैरेलल वेनेशन दिखाई दे रहा है तो ये मोनोकॉट है। बराबर है। तो ये दो तरह के खरपतवार मेरे को देखने को मिलेगा। अब खरपतवार नाशक कैसे होगा? एक होगा प्री इमर्जेंस, दूसरा होगा पोस्ट इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस बोले तो खरपतवार उगने से पहले हमें इस्तेमाल करना है, और पोस्ट इमर्जेंस बोले तो उगे हुए खरपतवार को मारने के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना है। अब मैं कब प्री इमर्जेंस लगाऊंगा, कब पोस्ट इमर्जेंस लगाऊंगा, किस खेत में प्री इमर्जेंस लगाऊंगा, किस खेत में पोस्ट इमर्जेंस लगाऊंगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पे अगर मेरी समझ में आ गई प्री इमर्जेंस तो मैं सारे खेतों में प्री इमर्जेंस लगा दिया। आमतौर पे अगर मेरी समझ में पोस्ट इमर्जेंस आई, मैं सारे खेत में पोस्ट इमर्जेंस लगा दूंगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस खेत में प्री इमर्जेंस लगाना है, किस खेत में पोस्ट इमर्जेंस लगाना है। ये समझाने के लिए मैं पहले आपको बताना चाहूंगा प्री इमर्जेंस काम कैसे करती है। पौधा हमें नुकसान करे उससे पहले वो नुकसान कर देता है, यानी जो खरपतवार है उगने से पहले ही उसका वहीं पे उसका लीला समाप्त कर देता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं प्री इमर्जेंस लगा रहा हूं तो प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशक को बीज तक पहुंचाना है। बीज तक पहुंचाने में बाधा क्या क्या आ सकती है? अगर खेत के अंदर पुरानी फसल के अवशेष पड़े हुए हैं, जैसे पहले धान था, धान के अगर जड़े पड़े हुए हैं, अगर मेरे खेत के अंदर मिट्टी के डेले पड़े हुए हैं, अगर मेरा खेत बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में अगर मैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड लगाऊंगा तो मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कारण जो हमारी पुरानी फसल की जो जड़ें पड़ी हुई है उसके नीचे जो खरपतवार रहेगा वहां तक दवाई नहीं पहुंचेगी, वो उगाएगा तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर मिट्टी के डेले पड़े हुए हैं, सूखे डेले पड़े हुए हैं, तो वहां पे भी हमारा जो खरपतवार का जो बीज है, जो खरपतवार है, उसके डेले के नीचे रह जाएगा, वो बच जाएगा। तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड की चयन कब करना है? देखिए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का चयन सिर्फ और सिर्फ उसी खेत में करना है जिस खेत में पुरानी फसल की जड़ें नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे मिट्टी के सूखे डेले नहीं है। नंबर 3, खेत के अंदर मॉइस्चर काफी है, तब मैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करूंगा। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में एक पेंडिमिथालिन 30% टीसी आता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा पायरोक्सासल्फान 85% WG, ये मार्केट में मोमिजी नाम से, मार्केट में अवकीरा नाम से आया है, और भी विभिन्न कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इसको दे रही है, आप इसको ले सकते हैं। 60 ग्राम प्रति एकड़, पेंडिमिथालिन 1 लीटर प्रति एकड़, ये दोनों को मिलाकर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। किस खेत में? जिस खेत में नमी अच्छा है, मिट्टी का डेला नहीं है, और सूखे हुए धान के पुराने जो फसल अवशेष है वो नहीं पड़ा हुआ। अब आइए पोस्ट इमर्जेंस की बात करूंगा। देखिए हमारे खेत में नॉर्मली जो देखने को मिलता है, मैं एक खरपतवार आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए, ये है चिनोपोडियम एल्बम, इसको बथुआ कहते हैं, बाथू कहते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और ये देखिए कितना बड़ा ये हो चुका है। इसको हम, ये बाथू है, ये चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, डाइकॉट है, जैसे आप ये पत्ते के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे चौड़े पत्ती की खरपतवार हमारी फसल खेत के अंदर आते हैं। इन चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के लिए हमने 2,4-D बनाया। 2,4-D किसान सदियों से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 2,4-D में सोडियम सॉल्ट है 80% में। इसके अलावा इथाइल ईस्टर है, इथाइल ईस्टर में 38% मिलेगा, 20% वेटेबल पाउडर मिलेगा। 2,4-D की एक और फॉर्मुलेशन है, 58% एसएल फॉर्मुलेशन में है। ये सारी जो 2,4-D है, ये चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को मारने के लिए, जैसे बथुआ टाइप के जितने खरपतवार हम देख रहे हैं, चटरी मटरी खथुआ, ये सब जितने हमें देखते हैं, ये सारी खरपतवारों के लिए काफी कारगर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2,4-D किसी भी कीमत पे लेट नहीं लगाना है, वरना बाली छोटी हो जाएगी, बाली टेढ़ी हो जाएगी। ये किसके साथ बहुत बड़ी समस्या है। एक और खरपतवार हमारे चौड़ी पत्ती की अगर मैं बात करूं तो चौड़ी पत्ती में एक और खरपतवार हमारे यहाँ पे किसानों के लिए चुनौती पैदा किया था। आइए मैं उसको दिखाता हूं। ये देखिए इस खरपतवार को, इसको हम लोग जंगली पालक कहते हैं। ये जंगली पालक काफी क्षेत्र में हमें चौड़ी पत्ती में देखने को मिलता है। जंगली पालक को अगर हमें नियंत्रण करना है तो इसके लिए, खेत में अगर जंगली पालक है तो इसके लिए आप लीजिएगा मैट सल्फ्यूरन मिथाइल। जंगली पालक जो रियोमैक्स है उसके लिए मैट सल्फ्यूरन मिथाइल 8 ग्राम प्रति एकड़ काफी अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन एक और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, ये पिछले कुछ वर्षों से बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, एक और बात बता दूं, अगर आपने बाथू के ऊपर कोई दवाई लगाए हैं तो बाथू जो होता है ये बड़ा नाजुक होता है, इसको अगर ऐसे खींचेंगे ना तो बीच से टूट के आएगा। लेकिन अगर हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो ये कैसे मरेगा, ये आप देख सकते हैं। देखिए कैसे ये ऐंठ क्या है। हालांकि इतने बड़े पे नहीं लगाना है, छोटे पे लगाना है। ये इस तरीके से ऐंठ जाएगा और धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाएगा।
एक और चौड़ी पत्ती की क्रम में खरपतवार के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जिसे पिलक कहते हैं, मकोई कहते हैं, सोलेनम नाइग्राम है। ये आज के दिन में बड़ी चुनौती पैदा किया है काफी सारे खेतों में। ये देखिए इसमें फल कैसे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको घुंघरू जैसे दिखाई देगा, इसमें फूल देख सकते हैं, इसके पत्ते को देख सकते हैं। ये खेतों के अंदर काफी बड़ा हो जाता है यहाँ पे देखिए, और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ये आया हुआ है, सोलेनम नाइग्राम अगर आया हुआ है, उसके लिए एक रसायन मैं आपको बता रहा हूँ, कार्फेंटाजोल नाम से आएगा। कार्फेंटाजोल इथाइल 40% में आएगा, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्फेंटाजोल का जो 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्फेंटाजोल अगर आप लगा रहे हैं तो खेत के अंदर स्प्रे करते समय डबल फुहारा कहीं नहीं पड़ना चाहिए। नमी के ऊपर भी विशेष ध्यान देना है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर तब इस खरपतवार को लगाएं और खरपतवार नाशक को लगाएं। एक और कॉम्बिनेशन इसके साथ कार्फेंटाजोल के साथ मेटसल्फ्यूरन मिथाइल की एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या एफिनिटी फोर्स नाम से और भी विभिन्न नाम से आ रही है। तो अगर इसको आप चयन करेंगे तो इसमें आपका जो मकोई है उस पर भी नियंत्रण मिलेगा, और साथ साथ जो जंगली पालक है उसके ऊपर भी प्रभावी नियंत्रण आप ले सकते हैं। तो ये मैंने चौड़ी पत्ती के बारे में बात किया। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि खरपतवार नाशक दवाइयों को उसी तरीके से इस्तेमाल करिए जैसे उसको इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। अगर आपके पास ऐसा कोई खरपतवार नाशक दवाई दिया गया है जिसके अंदर 2 रसायन एक साथ है, एक हमारा मूल रसायन है जो खरपतवार नाशक है, और एक उसके साथ अगर सर्फेक्टेंट या स्टिकर दिया हुआ है, तो मेरा राय ये रहेगा कि उसको घोलते समय 2-3 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, जब हम खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं उसमें बहुत टेम्परेचर नीचे आ जाता है, तो होद्दी का रुका हुआ, रात का रुका हुआ ठंडा पानी में किसी भी कीमत पर उसका घोल न बनाएं। उसके लिए ताजा साफ पानी लेके आए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा मेन खरपतवार नाशक है पहले उसको अच्छे तरीके से पानी में घोले, तब तक घोलते रहें जब तक ना वो पूरी घुल जाए। नंबर 3, इसके बाद जो सर्फेक्टेंट दिया हुआ है उसके साथ उसको धीरे धीरे उसमें डालते रहें और अच्छी तरीके से घोल को बनाते रहें। ये आपका स्टॉक सोल्यूशन बनाने का तरीका रहेगा। याद रखना, होद्दी का ठंडा पानी किसी भी कीमत पर नहीं लेना है, दोनों को एक साथ नहीं मिलाना है। ये एक प्रासंगिक बात थी जो मैं आप लोगों को बताना जरूरी महसूस। अब एक खास दुश्मन जो गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान करता है, आइए उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ये हमारे देश में गेहूं के साथ अमेरिका से हमारे देश में आया, और आज के दिन में गेहूं की फसल में ये एक नेशनल इशू बन चुका है। आइए इसके बारे में अब हम आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं।